चलो शैल वी स्टार्ट। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का मतलब डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो एक बार रिवाइज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स आर assets held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest, rentals, for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, assets held as stock in trade are never to be called as investments. Now the next point is obviously इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग हम एज पर AS 13 करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप कोई भी इशू, कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में है तो आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, उसमें आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हम एक एक करके AS 13 के क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स कुछ कुछ चीजों के बारे में बात नहीं करता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स ये जो AS 13 है, इसमें कुछ चीजों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की है, जैसे कि इनकम रिकॉग्निशन फ्रॉम इंटरेस्ट, फ्रॉम डिविडेंड, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 13 में नहीं बताया, वो AS 9 में बताया हुआ है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट विच डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट, यानी AS 13 में ऐसा लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये डील किसके साथ करता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं उसकी बातचीत इस AS 13 में की है, एक्सेप्ट यानी ये चीजें AS 13 कवर नहीं करता है। कौन सी? बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली ये कहां पे डिस्कस होता है, AS 9। सेपरेट स्टैंडर्ड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको AS 9 में दी है। AS 13 के पैराग्राफ्स में कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करना है, कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो इन्वेस्टमेंट्स पे मिलता है। यानी मान लो मैंने FD करा, तो FD का करने के बाद क्या एंट्री करनी है ये AS 13 बताएगा। लेकिन FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, FD पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 13 में कहीं पे नहीं लिखा है। सिंपल है। AS 13 एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे दिखते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको फ्यूचर में किसी लेक्चर में, ठीक है ना। पूरे पैराग्राफ्स होते हैं, एक के नीचे एक, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जैसा लॉ होता है ना अपना बेयर एक्ट, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट के नीचे एक पॉइंट, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसा एक एक पॉइंट होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, उसको पैराग्राफ्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें से ये दूसरा कोई पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ नंबर 2 वगैरह, जिसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि इन चीजों के बारे में AS 13 डिस्कस नहीं करता है। आपको पहले ही क्लियर करवा दूं, MCQ क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो AS 13 डज नॉट डील विद द फॉलोइंग। नंबर 1, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में बता रहा हूं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो AS 13 में नहीं बताया है। किसमें बताया फिर, AS 9 में बताया है। ओके, ऑब्वियसली इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, मान लो आपने FD करा और उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो जो ब्याज मिल रहा है उसका अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, एक्रूअल बेसिस पे। ये कहाँ पे बताया है, AS 9 में बताया है, ठीक है। और आपको एक्रूअल कंसेप्ट भी पता है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इंटरेस्ट है उस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको इनकम दिखा के खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी मान लो रिलायंस के शेयर्स हमने खरीद लिए, तो शेयर्स खरीदने की एंट्री क्या करनी है, कौन से अमाउंट से करनी है, वो आपको AS 13 में बताया है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। बट शेयर्स के ऊपर जब डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको AS 13 में पार्शियली बताया है,
एक एक्सेप्शन है, वो AS13 में पढ़ना है, बट अकाउंटिंग आपको AS9 में ही बताया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। AS9 ने जो ट्रीटमेंट बोला है ना, उसका एक एक्सेप्शन बस यहाँ पे डिस्कस करना है। जब हम शेयर्स की बातें करेंगे तब डिविडेंड का अकाउंटिंग भी सीखेंगे। रेंटल इनकम का अकाउंटिंग कहाँ कैसे करना है वो AS13 में बिल्कुल बताया नहीं है। कहाँ पे बताया है? AS9 में। कुछ कुछ एसेट्स हम ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज पे खरीदते हैं, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कौन सा? AS19। तो उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग होगी फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज की। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, तो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान का अकाउंटिंग AS15 के अनुसार करना होता है, एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग इनके जो गाइडलाइंस होते हैं IRDA के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना होता है। तो उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करने। एंड म्यूचुअल फंड्स का काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं? पब्लिक से पैसे जमा करते हैं उस फंड में और वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी हर दिन शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो क्या उनको भी AS13 के हिसाब से अकाउंटिंग करना है? तो म्यूचुअल फंड्स वालों ने कैसे अकाउंट करना है ये AS13 में नहीं बताया है। तो सर आप पूछो ना कि म्यूचुअल फंड वाले अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो उनके इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, उनको AS13 ने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब AS13 में इन 4 पॉइंट्स की बात नहीं की है। आर यू ऑल गेटिंग इट? ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। इसके ऊपर आया तो एक आध MCQ क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है। क्लियर है? सो दीज आर दी एक्सेप्शंस और दीज आर दी पॉइंट्स वेयर AS13 इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल भाषा में कौन से 4 पॉइंट्स है? अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल इज नॉट डिस्कस्ड बाय AS13। अकाउंटिंग इन केस ऑफ ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, लीज क्या होता है वो आपको AS19 में समझ में आ जाएगा, अभी आपको इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लीज मैटर आया AS19, सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको बाकी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये AS19 में कवर हुआ है, इसलिए यहां पे डिस्कस नहीं करना है। क्लियर है क्या? देन इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, लाइफ इंश्योरेंस का एंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट का, ये सब उनके हिसाब से करा जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग वो उनके हिसाब से करेंगे। AS13 उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ठीक है, चलो थियोरेटिकल पॉइंट था, खत्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब हमने डिस्कस किया था दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंटिंग है उसमें हमें रिकॉर्ड क्या क्या करना है, मैंने लिख के दिया था लिस्ट। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या इवेंट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग? एक तो इन्वेस्टमेंट हम परचेस कर सकते हैं, नहीं तो सेल कर सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर इनकम आ सकती है, लेकिन इनकम का अकाउंटिंग AS13 में रेफर नहीं करना है। कहां से पढ़ना है हमें? AS9 से। वो पॉइंट आपको मैं बाद में बता दूंगा। देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हो सकता है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है AS13 में बताया हुआ है। ठीक है ना? एंड और क्या होता है? बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट को अगर हम होल्ड करते हैं तो कुछ करना है क्या? ठीक है, तो ये 5 मुद्दों का अकाउंटिंग हमें सीखना है। एंड फॉर दिस मैटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हैज डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट्स इनटू 2 पार्ट्स। आई रिपीट, AS13 हैज डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट्स इनटू 2 पार्ट्स। I repeat, AS13 has divided investment into 2 parts for the purpose of accounting. Accounting समझने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कौन से 2 क्लासिफिकेशन है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके हिसाब से आपका अकाउंटिंग करना डिसाइड हो जाएगा। मतलब पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने जो खरीद रहा हूं वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो सर किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कब बोलूं मैं? क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आया? किसी भी इन्वेस्टमेंट को मैं करंट इन्वेस्टमेंट कब बोलूं? तो 2 कंडीशंस है। किसने दिए है 2 कंडीशंस? AS13 ने। एज पर AS13 करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच by its nature readily realizable in cash।
तो दो कंडीशंस में से पहला कंडीशन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट शुड बी रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप करंट इन्वेस्टमेंट कब बोलोगे? इफ दैट इन्वेस्टमेंट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। सर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश का मतलब क्या है? मतलब अभी बेचने जाओ तो अभी आपको पैसा मिलेगा। एनी एग्जाम्पल विच यू कैन गिव? गोल्ड, क्या गोल्ड रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है? आर यू श्योर? यस। अभी गोल्ड रिंग आप कहीं पे जाके बेचने का प्रयास करो, मुझे दे दो मैं खरीदता हूं, हाँ बस पैसे लाने पड़ेंगे उतने, बट आई कैन बाई इट। गोल्ड इज अ हाईली लिक्विड एसेट, इट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स रेडिली रियलाइजेबल इन कैश? अब अभी के अभी बोलोगे और मार्केट बंद है तो नहीं होगा, बट इन नियर फ्यूचर, ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी के अभी बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। गोल्ड एक ऐसा एसेट है, देखो कभी भी बेचना चाहो, बट अगेन उसके लिए वो सामने वाला खरीदने वाला भी रेडी होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अगले नियर फ्यूचर में, 1-2 दिन में, 5-6 दिन में, अगर आप उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उसको कौन सा एसेट बोलोगे? रेडिली रियलाइजेबल इन कैश वाला एसेट। और किसी भी एसेट को आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कब बोलोगे? कंडीशन नंबर 1, व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश। मतलब अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हो तो नियर फ्यूचर में इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे। सारे कंपनीज के शेयर्स जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे आर रियलाइजेबल इन कैश, रेडिली रियलाइजेबल इन कैश, बट देयर आर सम शेयर्स जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं होता है, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स। मान लो ईपीएल लिमिटेड है हमारी कंपनी, ओके, तो हमारे कंपनी के शेयर्स हम 3 लोगों में ही बटे हुए हैं। कैसे हम कंपनी बना सकते हैं? अनलिस्टेड कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वाला क्राइटेरिया छोड़ दो जरा समय के लिए, ठीक है? तो क्या हम 3 लोगों में ईपीए का शेयर कैपिटल बांट सकते हैं? यस। हाँ, तो क्या हमारे शेयर्स अगर हम बेचना चाहते तो कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? इमीडिएटली तैयार नहीं होगा कोई। सब लोग देखेंगे ना कि प्रॉफिट है कि नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, ये कंपनी क्या करती है। वही मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी समझते हो ना, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी है, उसके शेयर्स में हर रोज ट्रेडिंग होती है। अब रिलायंस के शेयर्स हर कोई रोज खरीदता है, कोई ना कोई होता है जो रोज बेचता है। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स रेडिली रियलाइजेबल इन कैश होते हैं, अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स रेडिली रियलाइजेबल इन कैश नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग इट? अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश एंड, कहां पे गया पेन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी जॉटिंग्स में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी फिलहाल आप ध्यान दो। एंड मतलब पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड मतलब पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा वाला भी होना चाहिए। इज इट राइट? वापस से रिपीट करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश एंड आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, यानी 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए आप उसको होल्ड नहीं करने वाले हो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मतलब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कब बोलेंगे? अगर वो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है एंड आपका उसको होल्ड करने का इंटेंशन कितने पीरियड का है? 12 महीने से कम पीरियड का है। अब दोस्तों चलो मुझे फटाफट बताओ, आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे कर सकते हो? चलो एसेट्स बता दो, आप कौन से एसेट, मान लो आपकी कोई कंपनी है, ढेर सारा प्रॉफिट कमा के बैठे हो, अब आपको बस पैसे कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो? अदर कंपनीज के शेयर्स में कर सकते हो, अदर कंपनीज के डिबेंचर्स खरीद सकते हो, बराबर है कि नहीं? और बॉन्ड्स डिबेंचर सेम होता है, और गोल्ड खरीद सकते हो, और रियल एस्टेट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, बोलो हाँ या ना? और क्या क्या ऑप्शंस है? सिल्वर खरीद सकते हो, एंटिक्स खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। आर यू ऑल गेटिंग इट? आप कहीं भी इन्वेस्ट करो। अकाउंटिंग के पर्पज के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना जरूरी है?
कि वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे फिर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, लैंड बिल्डिंग हो, डजेंट मैटर, कहीं पे भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? जो इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है। चलो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है? यस। एंड दूसरा कंडीशन कौन सा चेक करना है? इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। अगर मेरा उसको होल्ड करने का इंटेंशन 12 महीने से कम पीरियड के लिए मैं उसको होल्ड करने का इंटेंशन रखता हूं, तो आई विल बी कॉलिंग इट एज करंट इन्वेस्टमेंट। अभी आप बताओ, आपके घर में जो गोल्ड खरीदा जाता है वो करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा? लॉन्ग टर्म में, क्योंकि घर वाले कभी भी उसको 1 साल के अंदर बेचने का प्लान नहीं रखते, उसको जिंदगी भर अपने पास रखने का प्लान करते। बहुत प्यार है घर वालों को अपने गोल्ड के साथ, है कि नहीं? इंडियंस में स्पेशली गोल्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एसेट इन्वेस्टमेंट। ओके, हाँ, तो गोल्ड के एंगल से देखते हो तो गोल्ड इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश, बट उसको हम 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इंटेंशन देखना है। मान लो मेरा इंटेंशन है कि 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए मैं उसको होल्ड करना चाहता हूं, बट कोई प्रॉब्लम आया मेरी जिंदगी में, तो मुझे अभी पैसे की जरूरत है एंड आई हैव सोल्ड इट, तो अपने आप वो कौन सा बन जाएगा? 12 महीने के अंदर बेचा तो करंट में ही जाएगा। बट अगर आपका इंटेंशन देखना यहां पे जरूरी है, एक्चुअल फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है। मेरा इंटेंशन उसको 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करने का है, तो आई विल बी कॉलिंग इट एज करंट इन्वेस्टमेंट ओनली। इंटेंशन वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस हियर? फाइन। ऑन द अदर हैंड लैंड, फॉर एग्जांपल, लैंड करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा या लॉन्ग टर्म में जाएगा? व्हाई? बिकॉज सर इट इज नॉट रेडिली रियलाइजेबल। मान लो लैंड 5 करोड़ रुपए की मैंने खरीदी है, देखना पड़ेगा ना, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर मान लो आपने कोई ऐसी जगह पे लैंड खरीदा है जहां पे आप जैसे 50 लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, तो मे बी यू कैन कॉल इट एज करंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, अगर वो रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है तो। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आर यू ऑल गेटिंग माई वर्ड्स? बट मान लो मैंने ऐसा लैंड खरीदा है 5 करोड़ का है, अभी 5 करोड़ में वापस मैं इसको 6 करोड़ में बेचना चाहता हूं। ऐसे कितने लोग होंगे जो ऑन दी स्पॉट 6 करोड़ में अगले 5-6 दिनों में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे? लैंड खरीदते समय लोग हजारों कागज देखते हैं, वो कागज देखने में पहले 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो इट इज नॉट अ रेडिली रियलाइजेबल एसेट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, और आपका इंटेंशन भी देखना है, जो खरीदने वाला है ना उसने इंटेंशन भी चेक करना है कि मैं इसको कितने पीरियड तक मेरे पास रखने वाला हूं। अगर 12 महीने से ज्यादा पीरियड तक रखने का आपका इंटेंशन है, डेफिनेटली कॉल इट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 12 महीने से कम पीरियड के लिए उसको होल्ड करने का इंटेंशन है, कॉल इट एज करंट इन्वेस्टमेंट। सभी बच्चों को करंट लॉन्ग टर्म समझ में आया? फाइन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या चर्चा चल रही है? करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों सर हमें अकाउंटिंग सीखना है? मतलब अभी आपको एक आइडिया क्लियरली समझ में आ रही है क्या? करंट का अकाउंटिंग ये अलग से बताने वाले हैं एंड लॉन्ग टर्म का अकाउंटिंग ये अलग से बताने वाले हैं। बात पकड़ में आ रही है? चलो आगे बढ़ता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से नोट्स बना के दिए हैं आपके मॉड्यूल में, सब पैराग्राफ फॉर्म में मैंने टैबुलेट करके दिए है, खुद से मेहनत की है। आर यू गेटिंग इट? मस्त टैबुलेट करके दिया है आपको, ये बस रिवाइज करते जाना है, दैट्स इट। सबसे पहले, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर कैन वी कॉल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? ओके, नो प्रॉब्लम, you can call long term investments as non current investment also, no problem in that. Is this clear to you all? Fine. current investments आप किसको बोलोगे, long term investment आप किसको बोलोगे? उसके लिए हमें पहले current investment का definition पढ़ना है, पढ़ लिया हमने। अब long term investment का definition देखो ना, कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। and investments other than current investment, यानी जो करंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोलेंगे। जो करंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोलेंगे। Now let us understand accounting treatment. Okay? अब देखो मैंने आपको पहले ही लिख के दिया है हमें कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज करने हैं। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, अगर सेल है तो ही प्रॉफिट लॉस आएगा, एंड लास्ट में होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल ऑन द बैलेंस शीट डेट। ध्यान से सुनना दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन बोला जाता है। इवेंट कौन सा है? इनिशियल रिकॉग्निशन। इवेंट कौन सा है?
इनिशियल रिकॉग्निशन शब्दों से समझ में आ जाता है। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। ये स्टैंडर्ड में ना ऐसे टर्म बहुत यूज किए हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है? रिकॉर्ड करना। ओके, तो इनिशियली रिकॉर्ड करते समय मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस। इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या है डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी डन एट कॉस्ट ओनली। क्या दोनों में कोई फर्क है? यानी इन्वेस्टमेंट खरीदते ही उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट मतलब क्या आगे जाके बोला है, ऑब्वियसली कॉस्ट मतलब वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कौन से? अभी आप मान लो शेयर्स 10 लाख रुपए के खरीद रहे हो लेकिन 1 लाख का ब्रोकरेज दे रहे हो, तो सवाल यह है कि 1 लाख का ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दूं या उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझो, तो उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा कॉस्ट का डेफिनेशन समझाते समय। अभी फिलहाल ये मैटर पेंडिंग रखते हैं, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से वैल्यू पे होगा? एट कॉस्ट। एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, अब ये क्या चक्कर है? अभी इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक तो इन्वेस्टमेंट, इनकम की बात बाद में करते हैं, इनकम की बात AS 13 में नहीं की है। इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम मिलता है उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 13 में नहीं बताया है। इनकम जो जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट पे उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो AS 13 में नहीं बताया है। कहाँ पे बताया है? AS 9 में। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, AS 9 जब पढ़ेंगे तब आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। यानी इनकम की बात छोड़ दो, इनकम का अकाउंटिंग हम AS 9 में देख लेंगे, अभी जरूरत पड़ती है तो मैं उतना अकाउंटिंग आपको पढ़ा के आगे बढ़ूंगा, चलेगा ना? हाँ, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आगे क्या क्या होने का चांस है? एक तो इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट डेट तक मेरे पास रखूंगा, नहीं तो उसको बेच दूंगा। बेचने के बाद अकाउंटिंग कैसे करना है दैट इज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पैराग्राफ। बट मान लो मैं नहीं बेचता हूं तो मेरे बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट रहेगा कि नहीं? तो बैलेंस शीट डेट पे बच्चों उसको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना होता है। एज पर AS 13 एवरी इन्वेस्टमेंट चाहे फिर वो करंट हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, यू हैव टू सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज इट। ये आपको पता नहीं था, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस। ओके, एवरी इन्वेस्टमेंट कौन बोलता है ये? AS 13। AS 13 क्या है? लॉ ऑफ अकाउंटिंग। किसको एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, किसके बारे में बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट के बारे में। AS किसको अप्लाई करने हैं? कंपनीज को। कंपनीज को कंपलसरी अप्लाई होते हैं AS। कौन सा AS किसको एप्लीकेबल है, कंपनी को, कौन से कंपनी को एप्लीकेबल है, वो सारी चर्चा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि कंपनीज को कंपलसरी ये कंप्लाई करना पड़ता है। तो AS आपको क्या बता रहा है? अगर आपके पास बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट्स है तो उसको क्या करना है? सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है। सब्सिक्वेंट का अर्थ समझते हो? इनिशियली आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है बट बैलेंस शीट डेट पे उसको वापस से रिकॉग्नाइज करना है, मतलब वापस से रिकॉर्ड करना है। अब सर एक बार रिकॉर्ड किया तो वापस से क्या रिकॉर्ड करो? सुनो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कौन से तारीख पे होता है? एट द बैलेंस शीट डेट पे। क्या रूल है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। अब इनिशियली मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए में खरीदा तो मैं एंट्री कितने रुपए से कर दूंगा? 100 रुपए से कर दूंगा। बोलो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब वो बैलेंस शीट में मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 100 रुपए का। मान लो मैंने दिसंबर में खरीदा था, अब मार्च 31 आया। कौन सा अकाउंटिंग ईयर आया? मार्च 31 आया, बराबर 3 महीने बाद मार्च 31 आया। आर यू ऑल गेटिंग इट? अब मार्च 31 को आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में दिख रही है ना, ये आपको क्या करनी है? सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, मैंने दिसंबर में खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर वो रेडिली रियलाइजेबल है एंड मैं उसको 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करना चाहता हूं, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आर यू ऑल गेटिंग इट? इंटेंशन मेरा क्या है? 31 मार्च को मेरा इंटेंशन क्या है? उसको मैं इमीडिएटली बेचना नहीं चाहता हूं, तो मैं कौन से कैटेगरी में डालूंगा उस इन्वेस्टमेंट को?
करंट इन्वेस्टमेंट में 31 दिसंबर महीने में मैंने जब 100 रुपए में खरीदी, मैंने क्या एंट्री मारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 100 रुपए से एंट्री मार दी मैंने। आर यू ऑल गेटिंग इट? नाउ आई वांट टू सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज दिस इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। क्यों कर रहा हूं ये मैं सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि AS13 बता रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है पर्सनली, ऑलरेडी मेरे बुक्स में 100 रुपए में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बट फिर भी आप AS13 के कारण इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करोगे। कौन से वैल्यू पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट डेट पे मुझे उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट देखना है। बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए में खरीदा है तो उसकी कॉस्ट हमेशा कितनी रहेगी, 100 रुपए ही रहेगी। कॉस्ट बोल रहा हूं, कॉस्ट यानी मैंने कितना पैसा दिया है, आप मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर मत करना उसको। फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूं तब बोलेंगे मार्केट वैल्यू के बारे में। कॉस्ट मतलब मैंने कितना पैसा खर्च किया है। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट आपको कितने पे दिखानी है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, मान लो क्या है ही, पहले मैंने 100 रुपए में ही दिखाई है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और इस दिन की मैं फेयर वैल्यू देखूं, मान लो शेयर्स खरीदे, तो शेयर मार्केट में आज शेयर 90 रुपीज पे है, तो इन्वेस्टमेंट आप कितने पे दिखाओगे, 100 रुपए और 90 रुपए, विच एवर इज लोअर, यानी मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90 पे लाऊंगा। ऐसा क्यों? AS13 वेरी गुड आंसर। ऐसा क्यों? AS13 ने बताया। बट AS बनाने के पीछे भी बेसिक कंसेप्ट्स है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस बेसिक कंसेप्ट? किसी ने बोला अभी? वेरी वेरी गुड आंसर, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आर यू गेटिंग इट? कंजर्वेटिज्म में क्या बोला है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस। अभी आपका इंटेंशन क्या है दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट को आप कब बेचने वाले हो, नियर फ्यूचर में। व्हाट इज माय इंटेंशन, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज करंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई वांट टू सेल इट विद इन 12 मंथ्स। अरे बोलो हाँ या ना, विद इन 12 मंथ्स में इसको बेचना चाहता हूं, दैट्स व्हाई आई एम कैटेगराइजिंग इट एज अ करंट इन्वेस्टमेंट। तो AS13 बोलता है करंट इन्वेस्टमेंट के केस में अगर आपका फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब क्या होता है सर, पहले फेयर वैल्यू समझते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है, बट कभी कभार फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है। फेयर वैल्यू मतलब दैट वैल्यू फॉर ए नॉलेजेबल बायर एंड नॉलेजेबल सेलर। ओके, इट इज अ वैल्यू एट विच anything can be exchanged. It is a value at which anything can be exchanged between knowledgeable buyer and knowledgeable seller in an arm's length transaction. ये definition है fair value का. What is the definition of fair value? Anything that fair value is that value at which anything can be exchanged. Anything, whatever, can be exchanged between a knowledgeable buyer and knowledgeable seller in an arm's length transaction. In an arm's length transaction. अब ये क्या चक्कर है सर, समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों धोनी पता है आपको, मतलब पहले नॉलेज होना चाहिए क्रिकेट का, MS धोनी, ठीक है ना। कोई मुंबई इंडियंस के फैन है तो आई एम सॉरी। MS धोनी जी का जो बैट है, मान लो ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का था, याद है हमने जीता था 2011, एग्जैक्टली ईयर वगैरह मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चलो 2011 इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच था। MS धोनी बैट खेलने के लिए आ गया, राइट, बैट करने के लिए युवराज सिंह से पहले आ गए और उन्होंने मैच जितवाई। वो वाले बैट का ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन समझते हो ना? हाँ, तो बीडिंग कहाँ से शुरू होगी? बैट अगर मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए राइट नाउ, धोनी का बैट कितने में मिलेगा मार्केट में? धोनी जो बैट यूज करता है ना एग्जैक्टली वही सेम, कितने में मिलेगा मार्केट में? अरे बताओ, क्रिकेट वगैरह खेलते हो कि नहीं? 12,000, 15,000, 20, चलो धोनी के लिए बनता है इसलिए 30,000। 30 के ऊपर तो बैट नहीं आएगा ना। अच्छा, लाख रुपए में आता है बैट? अरे वो छोड़ो, साइन वगैरह कुछ नहीं है, मैं ऐसे वो लकड़ी का टुकड़ा बोल रहा हूं। धोनी ने उसको टच भी नहीं किया, साइन भी नहीं किया है। 10,000, 20,000, 50,000, उससे ज्यादा नहीं। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? इसीलिए वो डेफिनेशन में बोला, देखो, नॉलेजेबल बायर, नॉलेजेबल सेलर।
देखो फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बैट नाउ। कौन से बैट की बात कर रहा हूं मैं? जो MS धोनी ने यूज की थी। किसी अनपढ़ गवार जो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, उसको लाके वो बैट बेचने का प्रयास करो तो बैट की कितनी वैल्यू करेगा? 5,000 में मांगेगा वो, यूज्ड है, सेकेंड हैंड है, इसलिए वो 200 रुपए में भी मांग सकता है। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो नॉलेजेबल बायर होना क्यों जरूरी है, समझ में आया क्या? MS धोनी का बैट है तो बीडिंग कैसे होगी? करोड़ों में होगी बेटा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसने यूज किया हुआ बैट है तो करोड़ों में मांगेंगे लोग, क्योंकि इट इज अ वैल्यू ऑफ दैट बैट, क्योंकि वो उसने यूज की हुई बैट है। लोगों के लिए वो प्राइड है कि हाँ, सबको सब आएंगे घर में तब दिखाएंगे ये देखो MS धोनी ने यूज किया हुआ बैट है। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो उसकी वैल्यू बढ़ गई बेटा। क्या सच में उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है? तो यही फर्क है ना मार्केट वैल्यू में एंड फेयर वैल्यू में। देखो धोनी के बैट की मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए ही है, बट उसकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ क्यों है? क्योंकि वो MS धोनी ने यूज की है। तो फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू कैन बी डिफरेंट इन सच इंस्टेंसेस, अदरवाइज फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। लिखते समय AS में फेयर वैल्यू लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है। एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिया, धोनी का बैट। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, अब देखो ना, फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू एट विच दैट बैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल बायर एंड नॉलेजेबल सेलर। जो बेचने वाला है उसको भी अकल होनी चाहिए, जो खरीदने वाला है उसको भी अकल होनी चाहिए कि वो धोनी का बैट है, तब जाके जो वैल्यू निकलेगा ना उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रही है बात? हाँ, फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच दैट बैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल बायर एंड नॉलेजेबल सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब ये आर्म है ना, उतना ही लेंथ, ये लो पैसे, ये लो बैट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? नॉट एट गन्स पॉइंट ट्रांजैक्शन। जैसे कि मान लो सुजल के पास वो बैट है, अब सुजल बेचना चाहता है उसको 2 करोड़ रुपए में, धोनी का बैट है। CSK वाले आ जाओ, कितने में खरीदना है? 2 करोड़ में। मैं भी CSK फैन हूँ ऐसा समझ लो, मैं वैसे भी किसी टीम का फैन नहीं हूँ, बट समझ लो मैं गन लेके आता हूँ और सुजल के कनपट्टी पे गन रखता हूँ और बोलता हूँ ये धोनी भी नहीं सब गया, मुझे ये बैट 100 रुपये में देता है या उड़ा दूँ? तो क्या सुजल 100 रुपये में बैट देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? गन पॉइंट पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो क्या 100 रुपये उसको फेयर वैल्यू बोलेंगे? आंसर इज नो। तब भी उस बैट की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 2 करोड़ ही होगी, अगर नॉलेजेबल बायर है, नॉलेजेबल सेलर है एंड आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज हो रहा है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, समझना पड़ेगा आपको। देखो सिंपल भाषा में फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, बट समटाइम्स फेयर वैल्यू कैन बी मोर देन मार्केट वैल्यू और समटाइम्स फेयर वैल्यू कैन बी लोअर देन मार्केट वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है कि फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू हमेशा सेम होती है। फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। हमें कौन सा वैल्यू लेना है अगर दोनों आते हैं तो? मान लो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू भी दिया है एंड मार्केट वैल्यू भी दिया है। मान लो क्वेश्चन में बोला कि हमने 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो कॉस्ट कितने का हो गया? 100 रुपये में। आर यू ऑल गेटिंग इट? क्वेश्चन में बताया कि फेयर वैल्यू इज 90 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 80 रुपीज, तो आप कौन से वैल्यू के साथ कॉस्ट को कंपेयर करोगे? फेयर वैल्यू के साथ ही कंपेयर करना है, मार्केट वैल्यू के साथ नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ मार्केट वैल्यू दिया है तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्केट वैल्यू के साथ। मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मानेंगे। क्लियर है? बट द टर्म फेयर वैल्यू इज गिवन इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू शब्द का प्रयोग किया। आप इन्वेंट्री में भी ये गड़बड़ करते हो। देखो इन्वेंट्री में भी ये रूल है ना, कॉस्ट और NRV है वहां पे। यू डोंट कॉल इट एज मार्केट वैल्यू, यू कॉल इट एज NRV। NRV का डेफिनेशन आपको वहां पे दिया हुआ है AS2 में। क्लियर है? वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फाइन, तो वापस से रिपीट करता हूं। देखो शुरुआत से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग करना है हमें इन्वेस्टमेंट का। पहला इनिशियल इवेंट क्या होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन का। जैसे ही इन्वेस्टमेंट खरीदा उसको हमेशा कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे। बराबर है? चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी करंट हो लॉन्ग टर्म हो। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो अकाउंटिंग कैसे करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके पास बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन।
सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन में सर क्या करना होता है? कुछ नहीं, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपकी वैल्यूएशन कैसे होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। तो मान लो कॉस्ट 100 रुपए है एंड फेयर वैल्यू मान लो 80 रुपए है, तो आप कितने पे दिखाओगे इन्वेस्टमेंट को? 80 रुपए पे दिखाओगे। कौन से केस में? करंट इन्वेस्टमेंट के केस में। तो आपकी एसेट कम हो जाएगी, यानी आपको 20 का नुकसान दिखाना है, तो ये नुकसान जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये नुकसान जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से पढ़ना, एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसका अर्थ समझाता हूं। मान लो इनिशियली मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपए, बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना ही है कंपलसरी, बोलो हाँ या ना? तो फेयर वैल्यू मान लो है उसकी 90 रुपीज, तो मैं इन्वेस्टमेंट कितने पे लाऊंगा? 90 रुपीज पे। इन्वेस्टमेंट कितने पे लाऊंगा? 90 रुपीज पे। तो 10 का नुकसान जो होगा वो कहां पे भेजना है हमें? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। चलो 31 मार्च 22 को मैंने ये कर दिया, अभी भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 31 मार्च 23 को, अभी भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है। कौन से प्रकार के इन्वेस्टमेंट थे ये 31 मार्च 22 को? करंट इन्वेस्टमेंट। 31 मार्च 23 आया, अभी तक मैंने इसको बेचा नहीं, तो बैलेंस शीट डेट आया तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार? AS 13 के अनुसार। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? डोंट वरी, सारे जॉटिंग में वापस से लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। AS 13 के अनुसार इसको आपको सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना ही है। क्लियर है? अब इसको मैं करंट इन्वेस्टमेंट बोलूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलूं? आंसर इज नो। इस बैलेंस शीट डेट पे देखना है हमें। बैलेंस शीट डेट पे वापस से डेफिनेशन को अप्लाई करो। इज दिस इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल इन कैश? यस बोलता हूं मैं। व्हाट इज योर इंटेंशन नाउ हियर ऑनवर्ड्स? आपका क्या इंटेंशन है? इसको होल्ड करना है या 12 महीने के अंदर बेचना है? उसके ऊपर ये आंसर आधारित है। यानी बैलेंस जिस दिन आप ये वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन आपको करंट है या लॉन्ग टर्म है ये देखना है। वैसे मैंने 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखा ही है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए? नहीं, इस दिन पे आपको वो चेक करना है कि करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म। इस दिन मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है कि जैसे ही मौका मिलेगा ना, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आने के बाद मैं इसको बेचने ही वाला हूं। कभी भी बेच सकता हूं। आज प्राइस मान लो अभी यस बैंक का शेयर 20 रुपए है, मेरे दिमाग में कुछ होगा ना 25 रुपए पे आने के बाद मैं इसको बेचूंगा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करूंगा। तो जब 25 पे आने के लिए मान लो 4 साल लग रहा है, तो 4 साल तक मैं इसको करंट इन्वेस्टमेंट ही मानता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो बेचना ही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कीप इट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो आपको बैलेंस शीट डेट पे वो चेक करना है कि वेदर द इन्वेस्टमेंट इज करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी भी कौन से कैटेगरी में जा रहा है? ये करंट में जा रहा है, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है? इसको 12 महीने के अंदर बेचने का है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, 31 मार्च 23 को इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज ही है। कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें आपने खरीदा था। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? यानी इन्वेस्टमेंट आप कितने पे कैरी कर रहे हो? पहले 100 पे दिखाए, बाद में उसको कितने पे लाया हमने? 90 पे। तो अब ये फेयर वैल्यू जो था ना पिछले साल का, ये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्या हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। कितने रुपए का? 90 रुपीज का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ इसकी फेयर वैल्यू है 110 रुपए। आज इस कंपनी के शेयर का भाव कितना है? 110 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? आज मतलब कौन से तारीख को? 31 मार्च 23 को। चलो वापस से रिपीट करता हूं। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा कब? मान लो 31 दिसंबर 21 को खरीदा। कौन से तारीख को खरीदा? 31 दिसंबर 21 को। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। उसके बाद मैंने उसको बेचा नहीं। 31 मार्च 22 आया, पहला अकाउंटिंग ईयर एंड। उस तारीख को मुझे क्या करना पड़ेगा? AS 13 के अनुसार, चाहे इन्वेस्टमेंट करंट हो लॉन्ग टर्म हो, दोनों के केस में आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना ही है। कौन बोलता है? AS 13। सर क्यों? अरे बेटा, कॉन्जर्वेटिज्म कंसेप्ट। आप चेक कर रहे हो यहाँ पे कि आपको कोई नुकसान वगैरह हो रहा है क्या? अगर आपका इन्वेस्टमेंट करंट है तो आपके दिमाग में क्या है? इसको नियर फ्यूचर में बेचने का प्लान है।
और नियर फ्यूचर में बेचना चाहते हो तो आज की इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट डेट पे? ये 100 रुपए की खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट आज के बैलेंस शीट डेट पे कितने में जा रही है? 90 रुपीज में। तो 10 का नुकसान होने का चांस है, चांस, फ्यूचर में 10 का नुकसान होने का चांस है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिख रहा है तो यू शुड रिकॉर्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी के अभी रिकॉर्ड करो। AS13 भी वही बोलता है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फाउंडेशन में हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे ना, उसके ऊपर ही बने हुए हैं। क्लियर है क्या? जगह जगह पे वो सारे कंसेप्ट में रिवाइज करवाता ही रहूंगा। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अनुसार फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो 100 रुपए का ये एसेट अभी हमें कितने पे लाना पड़ेगा? 90 रुपीज पे। तो 10 का जो नुकसान होगा वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? 31 मार्च 22 इज ओवर। नाउ 31 मार्च 23 को आता है। मैंने पूरे साल तक मेरा जो एक्सपेक्टेड प्राइस था उसमें आया नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो अभी भी मेरे पास ही है। अब 31 मार्च 23 को फिर से सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना है आपको, हर साल ये करते ही रहना है। 31 मार्च 23 को अगेन आई विल चेक कि इन्वेस्टमेंट करंट में है या लॉन्ग टर्म में है। क्या क्या चेक करूंगा? रेडिली रियलाइजेबल है क्या, एंड दूसरा मेरा इंटेंशन। यहां से आगे मैं इसको 12 महीने के अंदर बेचना ही चाहता हूं, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में। सबको समझ में आ रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा ये। अब 31 मार्च 23 की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम होता है। तो मैंने शेयर मार्केट में देखा इसकी भाव कितना चल रहा है अभी? 110। अब बोलो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितना है अपने इन्वेस्टमेंट का? 100 रुपए या 90 रुपए? ऑलवेज रिमेंबर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 100। एंड फेयर वैल्यू कितनी है अभी? 110। मतलब इन्वेस्टमेंट मुझे लाना कितने पे है? 100 रुपए पे लाना है। क्लियर है क्या दोस्तों? इन्वेस्टमेंट मुझे लाना कितने पे है? 100 रुपए पे। और मेरा इन्वेस्टमेंट अभी दिख कितने का रहा है? 90 रुपीज का दिख रहा है। 31 मार्च 22 को मैंने उसको 90 पे लाया था ना। अब ये 90 का इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? 100 पे लाना है, मतलब 10 का फायदा दिखाना पड़ेगा। इज इट अ प्रॉफिट और रिवर्सल ऑफ अर्लियर रिडक्शन? रिवर्सल ऑफ अर्लियर रिडक्शन। तो यही बोला है एनी, देखो ना, एक लाइन है, मुझे कितना बड़बड़ करना पड़ रहा है। एक लाइन है, यही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कब से। एनी रिडक्शन टू द फेयर वैल्यू, यानी 100 की इन्वेस्टमेंट जब आप 90 पे लेके जा रहे हो तो रिडक्शन हो रही है। अरे बोलो ना, एनी रिडक्शन टू द फेयर वैल्यू, 100 की इन्वेस्टमेंट 90 पे लेके जा रहे हो तो डिफरेंस कहां पे जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शन, इन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। एनी रिडक्शन टू द फेयर वैल्यू एंड एनी रिवर्सल इन फ्यूचर। 31 मार्च 23 को क्या हो रहा है? रिवर्सल हो रहा है। वो वाला रिवर्सल भी कहां पे भेज देना है? पी एंड एल में। यानी इस सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन के टास्क में मुझे नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये जाएगा कहां पे? पी एंड एल में। इसका में मुझे नफा हो या नुकसान हो, जाएगा कहां पे? पी एंड एल अकाउंट में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? अभी मैं राइट नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा है। क्लियर है? तो सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो भी नफा नुकसान होगा करंट इन्वेस्टमेंट पे, वो जाएगा कहां पे? पी एंड एल अकाउंट में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? क्या आपको करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग समझ में आया? सर बेचने पे क्या अकाउंटिंग होगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं, चलेगा? फाइन। एक काम करो, लिखो फटाफट। अभी कुछ कुछ बच्चे सो रहे हैं, जरा उनको जगाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शैल वी स्टार्ट? पॉइंट नंबर 1 हो चुका था ना हमारा। पॉइंट नंबर 2, write down, for the purpose of accounting, AS13 classifies investment
into two categories. Current investment, long-term investments. अब करंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट्स that are readily realizable in cash. एंड दूसरा कौन सा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी, दैट आर रेडीली रियलाइजेबल इन कैश। एंड ये एंड को जरा हाईलाइट करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रेडीली रियलाइजेबल इन कैश एंड intended to be held for less than 12 months. Intended to be held for less than 12 months, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने तक भी अपन होल्ड करना चाहते हैं तो उसको कौन से कैटेगरी में लेके जाना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म में लेके जाना पड़ेगा। लेस देन 12 मंथ समझते हो ना, यानी 11 मंथ्स 30 डेज से कम, 11 मंथ्स 29 डेज होल्ड करना चाहता हूं, इतना नहीं होता है कट टू कट, बट फिर भी लेस देन 12 मंथ्स मतलब 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करने का इंटेंशन है, तो उसको आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलोगे। व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? विच इज नॉट करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना? इन्वेस्टमेंट which is not current investment। ठीक है, चलो इसी में अगला पॉइंट लिखते हैं, अकाउंटिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स। पहले बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इसमें पहला इवेंट देते हैं, एट द टाइम ऑफ at the time of purchase at the time of purchase, that is initial recognition। बोलो दोस्तों, खरीदते समय इनिशियल रिकग्निशन हम कौन से वैल्यू पे करते हैं? एट कॉस्ट, बराबर है ना? तो जर्नल एंट्री लिखवाता हूं मैं यहाँ पे, जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, चाहे फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी हम बात कौन से इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं? सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट की। तो करंट इन्वेस्टमेंट हम इनिशियल रिकग्निशन पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीद लो बच्चों, गोल्ड, सिल्वर या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी नाम है वो डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड अकाउंट, शेयर्स खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, अगर बॉन्ड्स खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इट इज अ रियल अकाउंट, बराबर है ना। रियल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर डेबिटिंग इट, एंड बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सवाल ये है एट व्हाट वैल्यू, तो दोस्तों इसका आंसर है एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। at cost of acquisition plus incidental expenses, at cost of acquisition plus incidental expenses. Now what is incidental expenses sir? मैंने बोला ना आगे जाके हम कॉस्ट का भी मतलब समझेंगे। तो कॉस्ट में दोस्तों एज पर AS 13 जो सारे इंसिडेंटल खर्चे करते हो विच आर रिलेटेड टू दैट इन्वेस्टमेंट परचेस, वो भी आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट समझना है। जैसे कि मान लो मैंने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और उसके लिए मैंने 1 लाख का ब्रोकरेज दिया, तो हम शेयर्स की कॉस्ट कितनी समझेंगे? 11 लाख रुपए। ब्रोकरेज को हम कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। हाँ, बस कंडीशन क्या है? वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के लिए आपने वो खर्चा किया है। आर यू ऑल गेटिंग इट? देखो आगे जाके यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट कैश एंड बैंक में से खरीदे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर कैश प्राइस इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस ड्यूटीज। किसी भी प्रकार का एक्विजिशन चार्ज आपने पे किया है, वो इन्वेस्टमेंट को एक्विजिशन चार्जेस का अर्थ समझते हो कि नहीं? वो इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए पैसा पे किया है। एक्वायर का अर्थ है मैंने खरीदने के लिए पे किया है। अब जैसे कि लैंड खरीदते हो तो क्या देना पड़ता है आपको? ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज किसको दोगे? जिसने आपको वो प्रॉपर्टी दिखाई है उस ब्रोकर को आप ब्रोकरेज दोगे। आपको थोड़ी पता है कि कौन सा लैंड बेचना है, कौन सा खरीदना है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे, ब्रोकर का ब्रोकरेज होता है परसेंटेज में, तो वो ब्रोकरेज भी उस लैंड का कॉस्ट ही माना जाएगा। उसके साथ साथ आपने स्टैंप ड्यूटी जो पे की ना, वो भी उस लैंड का ही कॉस्ट मानना है। यानी जब तक आपके नाम पे वो एसेट रजिस्टर नहीं होता है तब तक के जो जो खर्चे हैं वो सभी के सभी खर्चे उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट माने जाएंगे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो इन्वेस्टमेंट हमेशा रिकॉर्ड कौन से वैल्यू पे करनी है? एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। चाहिए तो आप एग्जांपल लिखो, ब्रोकरेज, टैक्सेस एक्सेट्रा, कुछ भी पे करो, वो सब खर्चा आपका एक्विजिशन से जो जुड़ा हुआ है वो सब आपका उस एसेट में ऐड होगा। क्लियर है क्या? नाउ राइट डाउन, इसको पॉइंट नंबर 1 कर दो। नंबर 2, आफ्टर परचेस this investment may be sold or you may hold it till बैलेंस शीट डेट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड मोस्ट डिफिकल्ट है। तो मैं आपको डेमो में कुछ ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। मैं चाहता तो एक आध इजी चैप्टर भी लेके शुरू कर सकता था, बट आई एम कंफर्टेबल इन दिस। मुझे पूरा यकीन है अगर आप लेक्चर अच्छे से देखोगे और इसको अच्छे से समझोगे, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग समझ में आएगा। देख लेना बाद में आप लोगों के दोस्त
जो कहीं बाहर से क्लास खरीद रहे हैं ना, उनको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इशू आएंगे, लेकिन आपको नहीं आएंगे कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एंड इसका इम्प्लीकेशन यू डोंट नो। AS13 अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आगे जाके आपको 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका रिलेवेंस आने वाला है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21, AS13 आता ही है उसमें, AS27 में आता है। ठीक है, इसका रेफरेंस जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग करने में। ठीक है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में AS23 करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें भी इसका रिलेवेंस आता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर आगे के 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी लगभग ये अच्छे से पढ़ा तो आगे की 30 मार्क की तैयारी आपकी अच्छे से हो रही है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पे लगभग 15 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है, 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है। शुरू में शुरुआत क्यों करता हूँ, क्योंकि आप इंटरेस्टेड होते हो और इसमें पढ़ने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आगे जाके शेयर्स की चर्चा करेंगे, बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, डिविडेंड कैसे मिलता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैटर्स हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मैटर। ओके, गिव अप नहीं करना है। मुझे पता है बीच बीच में आपको थोड़ा सा खाने का इफेक्ट हो रहा है, बट थोड़ा आपको मोरली बूस्ट करना है, खुद को ध्यान देना है करके। ठीक है, चलो अब मैं क्या लिखा रहा हूं, आफ्टर परचेस दिस इन्वेस्टमेंट में बी सोल्ड। तो आप एक तो इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो या फिर यू मे होल्ड इट टिल बैलेंस शीट डेट, दोनों में से कोई एक घटना होगी। बरोबर, बराबर है कि नहीं। चलो अगले लाइन पे लिखते हैं, ऑन सेल जब इन्वेस्टमेंट आप बेच देते हो तो क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पे एक नोट लिखेंगे, एज पर AS13 difference between as per AS13 difference between carrying amount and sale value shall be transferred to P&L account। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मतलब सेल किया तो ही प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। सेल किया तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने 100 रुपए में खरीदा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैं पहली दफा रिकॉर्ड कितने पे करूंगा, 100 रुपए में। अगर ब्रोकरेज 5 रुपए का पे किया है तो इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 105 में। क्लियर है। अब मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट 105 में रिकॉर्ड हो चुका है, तो बताओ मेरे एसेट का कॉस्ट कितने रुपए का है, 105। मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट का मतलब समझते हो, इंग्लिश का प्रॉब्लम है। कैरिंग अमाउंट का मतलब समझते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट्स में कितने रुपए से राइट नाउ कैरी हो रही है, 105। तो राइट नाउ कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट है मेरा। अरे बोलो हाँ या ना। मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट अभी आपके बुक्स में कितने पे दिख रहा है,
105 में। कैरिंग अमाउंट को आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बुक वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं है। कौन से शब्द का है? कैरिंग अमाउंट। तो जितना जल्दी हो सके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लैंग्वेज को अडॉप्ट करना सीख लो। कैरिंग अमाउंट शब्द का प्रयोग है। तो दोस्तों, वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट यू हैव टू कंपेयर सेलिंग प्राइस विथ कैरिंग अमाउंट। अभी मान लो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? 105 रुपए। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5 रुपए का ब्रोकरेज, तो 105 में पहले ही दिखा दिया। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी 105 पे दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ये इन्वेस्टमेंट मान लो अपने 110 रुपए में बेचा। ये इन्वेस्टमेंट आपने 110 में बेचा, तो एंट्री क्या होगी? 2 मिनट, अकाउंट ओपन करता हूं। ये देखो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब खरीदा तब मैंने कितने से डेबिट कर दिया? 105। अब ये इन्वेस्टमेंट आपने 110 में बेचा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 110। तो ये क्या है दोस्तों? सेल वैल्यू। अरे बोलो ना, ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। सर ये कॉस्ट है। नहीं बेटा, ये कैरिंग अमाउंट है। दोनों सेम ही है, टेंशन मत। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? एज पर AS 13 डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू शाल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो मुझे क्या करना है? 110 में से 105 कट हो जाएंगे, बचेंगे कितने? 5। ये कहां पे जाएंगे? टू P&L अकाउंट। कौन बोलता है इसको P&L में भेजने के लिए? AS 13। मैं नहीं बोल रहा हूं, AS 13 बोल रहा है। डू यू गेट इट? तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कैरिंग अमाउंट एंड सेल वैल्यू शाल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। सर AS 13 ने कैरिंग अमाउंट शब्द का प्रयोग क्यों किया? वो कॉस्ट भी तो यूज कर सकते थे। बेटा, आप सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन में कभी कभार इन्वेस्टमेंट नीचे भी लेके आते हो, कभी कभार ऊपर भी लेके जाते हो। तो आपका कैरिंग अमाउंट हर साल के एंड में बदलता रहता है। Are you all getting it? That's why they have specifically used carrying amount and they have kept cost as a reserved word, because आगे जाके कॉस्ट, अभी मान लो मैंने ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेचा नहीं होता और बैलेंस शीट डेट पे इस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू होती 90 रुपीज, तो आप इन्वेस्टमेंट कितने पे लाते? 90 रुपीज पे लाते। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिखता मैं यहाँ पे? 90 रुपीज। बात खत्म। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 रुपए का। बोलो ना बच्चों, 15 रुपए का। ये डिफरेंस कहाँ पे भेजने के लिए बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? P&L को भेजने के लिए बोलता है। बात खत्म। ओके। अगले साल इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितने का दिखेगा? 90 रुपीज। अब मुझे बताओ, ये 90 क्या है? कैरिंग अमाउंट। एंड मैं अगर आपको कॉस्ट पूछूं तो कितना है? 105। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल याद है ना आपको? कॉस्ट और कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कैरिंग अमाउंट कभी भी उस रूल में नहीं लेना है। हाँ, बट कभी कभार अभी बेचा तो हमें कौन सी दो चीजों को कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट को एंड सेल वैल्यू को कंपेयर करना है। यानी बुक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितने पे दिख रही है वो कंपेयर करो सेल वैल्यू के साथ। अरे सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर मेरा 105 रुपए का वैल्यू दिख रहा है और इसको मैं कितने में बेच रहा हूं? मान लो 110 में बेच रहा हूं, तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैं ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर रहा हूं एज कंपेयर टू द अमाउंट विच इज ऑलरेडी देयर इन। समझ में आ रहा है क्या? तो डिफरेंस तो आएगा ही ना 15 रुपए का। ये 15 रुपए क्या है? प्रॉफिट ही तो है। कहां पे जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? चलो, तो मैंने यहां पे शॉर्ट में निपटा दिया इस इशू को। मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता दिया। वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट व्हाट विल यू डू? यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट सेल वैल्यू। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तब मैं क्या करूंगा? उस इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? सेल वैल्यू के साथ। डिफरेंस को कहां पे भेजूंगा? P&L अकाउंट को। यानी प्रॉफिट लॉस P&L में जाएगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड में पॉइंट नंबर ए क्या था हमारा? ऑन सेल। सेल किया तो ये अकाउंटिंग करना है। पॉइंट नंबर बी, if held till balance sheet date,
इफ हेल्ड टिल बैलेंस शीट डेट, अगर आप इसको बैलेंस शीट डेट पे होल्ड करते हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सिक्वेंट recognition is required. Subsequent recognition is required. हाँ, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल बस लिख के रखेंगे। एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट, अभी हम कौन सा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट बोलो क्या रूल है, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू whichever is lower. On every balance sheet date. On every balance sheet date. तो हर बैलेंस शीट डेट पे हमें ये करना है, समझ में आ रहा है क्या, फाइन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हमें हर बैलेंस शीट डेट पे करना है। अगले लाइन पे यहाँ पे नोट लिखना, एनी डिफरेंस बिटवीन earlier carrying amount and new carrying amount shall be adjusted in P&L account. Any difference between earlier carrying amount and new carrying amount shall be adjusted in P&L account. जैसे कि इन्वेस्टमेंट 100 रुपये में खरीदा है तो कॉस्ट कितने का होगा, 100 रुपये का, 100 रुपये में ही रिकॉर्ड करूंगा तो कैरिंग अमाउंट कितने की बन जाएगी, 100 रुपये की। बैलेंस शीट डेट तक इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं, आज फेयर वैल्यू कितनी है, 90 रुपीज़, तो इन्वेस्टमेंट कितने पे लाए जाएंगे, 90 रुपीज़ पे लाए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को कैरी करना है कितने वैल्यू पे, 90 रुपीज़ पे, तो अभी न्यू कैरिंग अमाउंट कितना बन जाएगा, 90 रुपीज़। ओल्ड कैरिंग अमाउंट कितना था, 100 रुपीज़। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में। क्लियर है क्या, रिवर्सल करना पड़ रहा है तो वो रिवर्सल भी कहाँ पे जाएगा, P&L में। क्लियर है बच्चों, फाइन। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लिख लो। H लिमिटेड purchased shares of R Limited H Limited purchased shares of R Limited at rupees 1 lakh, at rupees 1 lakh on 1/4/22, on 1/4/22. Record the following transactions. Record the following transactions
इफ अगले लाइन पे केस 1 on 1/10/22 investments are sold for rupees 80,000. If investments are sold for rupees 80,000, sorry 1,20,000 करना. If investments are sold for 1,20,000, case 2 on 1/10/22 investments are sold for rupees 80,000. नहीं तो केस 3 investment held till 31st March 23, sorry, investments held till 31st March 23 as current investment the fair value of which is rupees 1,30,000 and B rupees 70,000. छोटा सा एक कंसेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल बनाया गया है. ये ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करने हैं, इससे आपका आइडिया क्लियर हो जाता है. ठीक है, एक बार मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं. बिलीव मी, लेटर ऑन आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आने शुरू हो जाएंगे. जैसे ही मेन क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे ना, तो मुझे जो करवाना है वो मैं करवा के ही रहूँगा. जो प्रैक्टिस अभी आपको करनी है वो करनी ही पड़ेगी. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट. मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स भी लेके ये समझा सकता हूँ, बट ये जितना आपको ज़्यादा अच्छे से अभी समझेगा उतना आप एग्जाम्पल्स में कंफर्टेबल बनोगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हम एट ए टाइम सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वो समझ में आना ज़रूरी है. तो एक बार मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, ये कल के लेक्चर में हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्या हुआ है देखो. H लिमिटेड परचेस्ड शेयर्स ऑफ R लिमिटेड फॉर रुपीज 1 लाख. तो 1 लाख क्या हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अभी आप एटलीस्ट इतना तो फैमिलियर हो रहे हो इन सभी टर्म्स के साथ. तो कॉस्ट है 1 लाख रुपए. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जिसमें केस 1 क्या दिया है मैंने, इफ ऑन 1/10/22 मतलब एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 1,20,000. क्या होगा यहाँ पे, 1 लाख के बदले आप कितने में बेच दिए इन्वेस्टमेंट, 1,20,000. तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना होगा, 1 लाख. सेल वैल्यू कितनी है, 1,20,000. तो 20,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. इज इट राइट और नॉट. केस 2 ऐसा ही है, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 करना है. 8,000 नहीं लिखा ना, 80,000 बोला था मैंने. ओके. एंड तीसरा केस है कि हमने बैलेंस शीट डेट पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास रखा और फेयर वैल्यू एक दी है 1,30,000, जो कि इससे ज़्यादा है कॉस्ट से, और एक फेयर वैल्यू दी है मैंने 70,000. तो इस क्वेश्चन में सभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके. इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग कौन से क्वेश्चन बोलते हैं, कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन, जो मैं हर
टॉपिक में आपको बना के देता जाऊंगा, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यानी करंट इन्वेस्टमेंट इसमें खत्म ही होता है अपना। क्लियर है? कल के लेक्चर में ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आज का काम क्या है आपका? आज घर जाना है, जो जो मैंने लिखवाया है वो पढ़ना है, ठीक है? बाकी कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कल आ जाइए, धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। यू कैन टेक अ ब्रेक।